जो भी हमें YouTube पे देख रहे हैं वो उनके लिए कंसेप्चुअल की लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं कंसेप्ट YouTube पे नहीं डालूंगा, ठीक है ना। जिनको कंसेप्ट पढ़ना है वो अपना आए, बैच में आए, ठीक है। आज के बाद YouTube पे कंसेप्ट बंद हो जाएगा। कल से MCQ जो है नॉर्मल MCQ डालूंगा। कंसेप्ट अगर पढ़ना है, अगर किसी को कंसेप्ट के बारे में जानना है तो आप पेड बैच में आइए। कंसेप्ट की वीडियो कल से YouTube पे नहीं डालेगी। 3 वीडियो मैंने इंडियन इको की जो 3 वीडियो बना रखी है वो मैंने नहीं डाली है, वो डाल के यानी 3 वीडियो और डलेगी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के बाद समष्टि जो अर्थशास्त्र होगा वो सिर्फ बैच में करवाऊंगा। और जिसको पढ़ना है बैच में आइए, और जिसको नहीं पढ़ना है तो MCQ जब करवाऊंगा तो आप YouTube पे देख लीजिएगा। आइए, गुड इवनिंग रागिनी जी। फटाफट कर लेते हैं जो कुछ चीजें हैं। सत्यम समिति का संबंध किससे है? सत्यम समिति का संबंध वस्त्र से है। भारत में पर्यटन और होटल, देखिए मैंने होटल का जो डेवलपमेंट होता है वो भारत में पर्यटन मतलब टूरिज्म और होटल एंड टूरिज्म बोलते हैं। होटल एंड टूरिज्म, टूरिज्म का जो विकास करता है वो भारत पर्यटन विकास करता है, भारत पर्यटन विकास निगम करता है। आगे देखिए, फटाफट करेंगे, आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। नायक समिति का संबंध किससे है? तो लघु कुटीर उद्योग से है। लघु कुटीर उद्योग का संबंध एक करवे कमेटी भी था, करवे कमेटी, करवे कमेटी, कमेटी ध्यान रखिएगा। करवे कमेटी जो था उसका संबंध भी किससे था? करवे कमेटी। इंग्लिश में ठीक है। ये कब आया था? ये आया था 1955 में। लघु कुटीर उद्योग का संबंध करवे कमेटी, करवे कमेटी जो आई थी जिसमें लघु कुटीर उद्योग का विकास करना था वो 1955 में आई थी। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना गया है? तो लौह इस्पात। आधुनिक सभ्यता का विकास यानी मॉडर्न डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं तो आपको लौह इस्पात उद्योग जो है आयरन इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा। हिंदुस्तान HAL किससे संबंधित है? वायुयानों से, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड। राउरकेला, याद कीजिएगा राउरकेला इस्पात जो था की स्थापना कब हुई थी? राउरकेला इस्पात, याद कीजिए। राउरकेला जो था कैपिटल इंडस्ट्री बनाती थी। राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला का स्थापना कब हुआ था? राउरकेला का स्थापना कब हुआ था बताइए। ठीक है ना। राउरकेला का स्थापना 3 मार्च 1954 को हुआ था। इसमें गलत दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। 3 मार्च 1954 कहां दिया हुआ है? इसको ठीक कर लीजिएगा। 3 मार्च 1954 को था, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र भारत में किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में है। भारत में किस इस्पात संपन्न की स्थापना जर्मनी सहयोग के रूप में हुआ था? राउरकेला, राउरकेला से क्वेश्चन पूछ सकता है। राउरकेला कहाँ है? तो ये है आपका उड़ीसा में। 54, ठीक है धनंजय जी, 1954, जर्मनी 1954, ठीक है ना। मार्च है जर्मनी, उड़ीसा, ठीक है ना। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, ठीक है ना, किस देश के रूप में था बताइए? जर्मनी सहयोग, जर्मनी, ठीक है। वो छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई इस्पात, भिलाई जो था राउरकेला भिलाई, उसकी स्थापना 1935 में की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र, ध्यान रखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुआ था। मोनिका जी वेरी गुड। ये आया था इसमें स्थापना हुई, लेकिन इसका विकास जो हुआ वो सेकेंड में हुआ था, ठीक है ना। भिलाई, इसको 1995 1955 कर लीजिएगा, ये गलत दिया हुआ है। 1955 1955 में हुआ था। भिलाई, भिलाई, राउरकेला ये सब 54-55 में हुआ था, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश? तो रूस से ही हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। दुर्गापुर इस्पात, दुर्गापुर इस्पात कब हुआ था? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला, दुर्गापुर, ये ध्यान रखिएगा। और आपका भिलाई, ये भी कब हुआ था? 1955 में। दुर्गापुर इस्पात की स्थापना कब हुई थी बताइए? दुर्गापुर इस्पात की स्थापना कब हुई थी? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, बताइए फटाफट।
बताइए इसका कब हुआ था, ये जानते हैं? ये गलत दिया हुआ, 1959 में हुआ था दुर्गापुर। दुर्गापुर कितना है? 1950 नहीं होगा मोनिका जी, एक बार चेक कीजिए। 1950 नहीं होगा, 1959 होगा। निखत जी थर्ड पंचवर्षीय योजना में, थर्ड पंचवर्षीय योजना में उसको चेक कर लीजिएगा आप। मोनिका जी इसको चेक कीजिए, दुर्गापुर की स्थापना कब हुई थी? 1959 जहां तक मुझे याद है। आगे बढ़ते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस स्थापना देश में सहयोग से हुआ? तो ब्रिटेन से। ये सब तो पढ़ना है। झारखंड में स्थित बोकारो इस्पात की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। मोनिका जी राहुल केरा 1955 में हुआ, गया 1955 में हुआ। अच्छा, उद्घाटन किया गया। ओके। भारत में गरीबी को किस रूप से परिभाषित किया गया है? कैलोरी में। अब इसकी बात थोड़ा हम करेंगे, निर्धनता के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानेंगे, क्योंकि पॉवर्टी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सब पॉवर्टी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम एक पेज ले लेते हैं और निर्धनता के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। ठीक है? हाँ सर, बताइए थोड़ा सा। चलिए, अच्छा मुझे बताइए, गरीब कौन होता है? गरीब वो होता है पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी। ठीक है ना? तो गरीब कौन है? गरीब वो इंसान होता है जो अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है। A person who is unable to fulfill their basic amenities is called poor. A person who is unable to fulfill their basic amenities is called poor. कोई भी व्यक्ति अगर अपनी न्यूनतम आवश्यकता को, मोनिका जी यस सर 1959, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है, वो गरीब है। ठीक है ना? गरीब क्या है? कोई भी व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है, वो गरीब है। अब देखिए, पॉवर्टी दो टाइप की होती है। परिधि प्रजापति जी समझ आया? कोई भी व्यक्ति, अ पर्सन हु इज अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक एमिनिटीज, कोई भी पर्सन अपनी मिनिमम आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है। डाटा बहुत मिस्टेक है सर। हाँ सैतस खान जी, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे कर लीजिएगा, क्लास वाला जो है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है? पॉवर्टी की बात करेंगे, पॉवर्टी की बात करेंगे। पॉवर्टी, ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी गरीबी। गरीबी दो प्रकार की होती है। एक होती है सापेक्ष निर्धनता, निर्धनता, एक होती है सापेक्ष निर्धनता और एक होती है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता, एक है सापेक्ष निर्धनता और दूसरी है आपकी निरपेक्ष। निरपेक्ष को क्या बोलते हैं बताए मुझे कोई? निरपेक्ष को बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता, निर्धनता, इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सर बी से हट जाइए, ठीक है। इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी और इसे बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी पूरी चर्चा करेंगे, कैलोरी की भी बात करेंगे। पहले छोटी छोटी चीजें हम समझ लेते हैं। देखिए, जब किसी को कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी देश तुलना के बारे में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया और अमेरिका, दोनों कंट्री गरीब नहीं है मान लेते, लेकिन भारत जो है अमेरिका से ज्यादा गरीब है। तो सापेक्ष रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है दूसरे देश को कंपैरिजन कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जो पुअर होगा उसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव पॉवर्टी। जब हम एक व्यक्ति देश से तुलना करके हम कंपेयर करते हैं, मान लीजिए एक राम है, सब राम भगवान है, चलिए चलिए कोई बात नहीं, मोहन भी कृष्ण है, चलिए कोई बात नहीं। एक मान लेते हैं धीरज है और एक है राहुल। धीरज की कमाई है मान लीजिए 50 करोड़ और राहुल की कमाई है 40 करोड़। ठीक है ना? अगर बात करें तो दोनों गरीब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन
कंपैरिजन करें तो राहुल धीरे से ज्यादा गरीब है। ये क्या हो गया आपका सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता का मतलब किसी व्यक्ति विशेष, देश, धर्म को कंपैरिजन में, तुलना में हम निर्धनता को मापते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा सापेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता का मतलब होता है कितने परसेंट गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं, उसे क्या बोलेंगे, निरपेक्ष निर्धनता। तो सापेक्ष निर्धनता की बात करते हैं तो लिखेंगे इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय, अभिप्राय, इससे अभिप्राय अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, जाति, क्षेत्र या राष्ट्र के तुलना में लोगों की गरीबी से होता है, कि गरीबी से होता है। होता है सर, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, सिंपल सा, इंग्लिश में सिंपल सा एक वर्ड है, पॉवर्टी इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल कास्ट, एरिया और नेशन। समझने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू है तो बस समझ जाइएगा। पॉवर्टी इन कंपैरिजन टू इंडियन कास्ट, एरिया और नेशन, किसी तुलना कर रहे हैं। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, कितने व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब इसका अभिप्राय कितने व्यक्ति, एक लाइन में लिख देता हूं, कितने व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो हम इसको बोलेंगे पीपल, सर क्या कर रहे हो आप, चलिए, पीपल बिलो टू पॉवर्टी लाइन, सॉरी, पीपल बिलो टू पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन, कितने व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पीपल। ठीक है ना, पीपल रिलेटेड टू द, किससे व्यक्ति मतलब संबंध रखता है कि आप कितने गरीबी रेखा से नीचे हैं। जैसे मान लीजिए ये गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, अगर इसके आप ऊपर हैं तो आप गरीब नहीं हैं, नीचे हैं तो ये क्या है, ये व्यक्ति गरीब हैं, ये क्या है, गरीब हैं, ये गरीब नहीं है, ये गरीब नहीं है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, गरीबी को मापने के लिए बहुत सारी पॉलिसी लाई गई थी हमारे इंडिया में, ठीक है। मैं 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जो गरीबी को आई थी। सुन, 1 मिनट, 2-4 चीजें हैं। आइए, 1962 में, यहां पे लिखता हूं, गरीबी को मेजर करने के लिए क्या क्या कमिटी बनाई गई। अटेम्प्ट टू मेजर पॉवर्टी, पॉवर्टी, गरीबी को मापने के प्रयास,
का प्रयास किस किस के द्वारा किया गया वो बताएं मुझे। कोई है यहाँ पे जो ये प्रयास करें कि कौन कौन सा प्रयास हुआ था गरीबी को मेजर करने के लिए, बताने का प्रयास करें फटाफट। बताइए कौन कौन सी चीजें हैं जो गरीबी को मेजर करने के लिए आई थी, है कोई? पहला था 1962 में, 1962 में क्या आया था? टास्क ग्रुप, सॉरी स्टडी ग्रुप। कोई है? स्टडी ग्रुप आया था, स्टडी ग्रुप। अध्ययन समूह, अध्ययन समूह। आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं भाई साहब, दादा भाई जी नारोजी पे भी आ रहे हैं, नीरज जी दादा भाई नारोजी पे भी आ रहे हैं, आप लोग टेंशन ना लें। दादा भाई नारोजी पे भी हम लोग आ रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय पे भी आएंगे, ठीक है? दादा भाई नारोजी पे भी आएंगे हम लोग। उसके बाद है 1979 में टास्क फोर्स आया था, टास्क फोर्स। 1979 में क्या आया था? टास्क फोर्स। टास्क फोर्स किस चीज के लिए? ये आया था मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड के लिए। टास्क फोर्स आया था मिनिमम नीड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, कंजम्पशन डिमांड। सर हिंदी में भी लिखें, ठीक है, ठीक है ना? इसे बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं हिंदी में न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्यबल। न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्यबल, अनुमान कार्यबल। जो हम लोग आप लोग बोल रहे हैं अरविंद कुमार जी दुबे जी, कैलोरी के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, वो है आम जिंदगी। लेकिन हम लगाएंगे मेंटोस जिंदगी। मेंटोस का मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें, वो उस पे भी आएंगी। वो सब छोटी छोटी चीजें हैं, कैलोरी 2200 2400, इनकम, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। कुछ ग्रुप के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रभावी उपभोग बोलते हैं। टास्क फोर्स जो था 1979 में, प्रभावी उपभोग, ठीक है ना? इसको हिंदी में मैं बोल देता हूं, एक मिनट, प्रभावी उपभोग मांग, ठीक है ना? टास्क फोर्स। और एक लास्ट में एक और आया था, ये सब डेट हैं तो मैंने लिखा हुआ है डेट, ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें, ठीक है ना? 1989 में आया था, 1989 में आया था एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप। इसे हिंदी में बोलते हैं विशेषज्ञ दल, विशेषज्ञ दल, विशेषज्ञ दल। ये तीन चीजें हैं जो गरीबी को मेजर करने के लिए आई थी। बाकी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दादा भाई नारोजी के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, दादा भाई नारोजी। तो दादा भाई नारोजी के बारे में थोड़ा सा डिटेल एक बार देख लेते हैं। दादा भाई नारोजी। अब दादा भाई नारोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, दादा भाई नारोजी, रोजी, नारोजी, देख लीजिएगा हिंदी में ठीक है कि नहीं है। दादा भाई नौरोजी है, नौरोजी, नारोजी नहीं, नौरोजी, ठीक है? दादा भाई नौरोजी ये क्या थे बताइए? इन्होंने क्या दिया? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन्होंने दिया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, गरीबी को मापने के लिए जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसको हिंदी में बोलते हैं जेल निर्वाह लागत, जेल निर्वाह लागत, जेल निर्वाह लागत, जेल निर्वाह लागत, ठीक है ना? जेल निर्वाह लागत। उनके हिसाब से एक फॉर्मूला था
वो मैं आपको बता देता हूँ। शायद खैर ये तो नहीं पूछेगा इतना, लेकिन मैं बताता हूँ। ये था 1/6 नील डाइट, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लस 1/6 हाफ डाइट, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, प्लस 2/3 फुल डाइट। जेल में उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, इस हिसाब से गरीबी को मेजर कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसका आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ये ध्यान रखिएगा 1/6 1/6 और 2/3, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला उन्होंने दिया था, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नारोजी के बारे में थोड़ा सा एक और जानेंगे। तो ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या दिया था बताइए, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय की अवधारणा दी थी, है ना, की अवधारणा। दादा भाई नारोजी एक व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा दी थी, है ना। दादा भाई नारोजी, किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय की अवधारणा दी थी बताइए। ऐसे पूछेगा, किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय की अवधारणा दी थी। 1868, 20 रुपया। बताइए दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी 20 रुपए, हाँ बोलते थे। राष्ट्रीय आय कितनी प्रति व्यक्ति आय नारोजी 1868 में, ठीक है ना, फर्स्ट दादा भाई नारोजी, ठीक है। जेल कॉस्ट लिविंग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे बढ़िए। दादा भाई नारोजी जेल कॉस्ट लिविंग अवधारणा यह आई थी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय देने वाले व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। कैलोरी के हिसाब से यहां लिखता हूं निर्धनता रेखा का निर्धारण निर्धनता रेखा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। आप लोग खैर वैसे ही बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, लेकिन थोड़ी बहुत अगर कुछ चीजें सीख पाते हैं तो देख लीजिए, या मैं सिखा पाता हूं ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। निर्धनता रेखा का निर्धारण सबसे पहला होता है, एक है प्रति व्यक्ति मासिक आय, प्रति व्यक्ति अलग अलग कीजिए इसको, ठीक है। प्रति अलग व्यक्ति अलग मासिक आय, प्रति व्यक्ति मासिक आय, प्रति व्यक्ति मासिक व्यय और उपभोग, है ना, व्यय, या इसका दूसरा नाम है MPCE, मंथली पर कैपिटा पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। MPCE मंथली कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, इसे बोलेंगे मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ये तो समझ ही जाइएगा। चलिए फिर भी लिख देता हूं, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताइए कितना था मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में, एक बार थोड़ा देख लेते हैं, आप लोगों का भी ज्ञान मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में कितना था। देखिए शहर में जो था, रूरल एरिया में जो था वो था 816, और गांव में और अर्बन एरिया में था 1000। 2011-12 का डेटा है, ध्यान रखिएगा 2011-12 का डेटा है।
रूरल एरिया में, गांव में, रूरल एरिया में 816 रुपए से अगर आप कम हैं, आपकी इनकम 816 था, हाँ, गांव में 816। धनंजय जी एक बार, और मोनिका जी, ये 2011-12 का डेटा है। एक बार 21 और 22 का डेटा देखिए तो, एमपीसीई 2021-22 का, ये 816 है। और अर्बन एरिया में, शहर में कितना है? अर्बन एरिया में 1000 रुपए, ₹1000। निखत जी याद रखिएगा, 1000 रुपए है। एक बार सर्च कीजिए तो 2001, ये तो 2021 2011-12 का डेटा है। एक बार 2021-22 का देख लीजिए, कहीं करंट का डेटा पूछ दे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। 2021 का, धीरज जी 2021 में इतना ही दिया हुआ है। बताइए कितना है? ₹816 और 1000 है, चलिए मान लेते हैं 816 1000 ही रहने देते हैं। सेंसस 2021 डालिए, सेंसस 2021, मॉनेटरी वैल्यू। कोई है जो सर्च कर रहा हो? देखिए एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा इस पे नहीं बढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा 816 अगर दिया हुआ है 1000 तो आप कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है आपका, ये तो हो गया मंथली के हिसाब से। अब कैलोरी की बात करते हैं, कैलोरी के हिसाब से बताइए तो कैलोरी में कितना था? कैलोरी की बात करेंगे, कैलोरीज, कैलोरीज, कैलोरी के बारे में बताइए। कैलोरी, कैलोरी है, कैलोरी है, कैलोरी, कैलोरी है, सॉरी, कैलोरी। बताइए फटाफट, कैलोरी के हिसाब से गांव में कितना? रूरल एरिया, रूरल मतलब गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में कितना है बताइए? शुभम जी बताइए। और अर्बन में कितना है? रूरल एरिया में 2400 है, और शहर में कितना है? 2100। रूरल एरिया में कितना है? 2400 कैलोरीज, कैलोरीज, और यहाँ पे है 2100 कैलोरीज। ठीक है, यहां तक कोई किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आप लोगों से है कि तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है? तेंदुलकर कमेटी बताइए तो मुझे, तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है? तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है? एक बार बताइए मुझे फटाफट, तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है? कोई है ऐसा जो मुझे, शायद पूरी दुनिया इकोनॉमी है, पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स है, बिल्कुल धनंजय आर्यन जी, यही सोच के हमें अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है, पॉवर्टी से। आप लोग बहुत फास्ट हैं। तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है? तेंदुलकर, तेंदुलकर कर कमेटी का संबंध
गरीबी अनुमान करने से है, गरीबी का अनुमान करने से। बहुत बढ़िया। पॉवर्टी का। चलिए, जब हम पॉवर्टी के बारे में इतना जान ही लेते हैं, आप मुझे बताइए भारत में गरीबी कौन मापता है? भारत में गरीबी को कौन सी संस्था मापती है? भारत में गरीबी का निर्धारण कौन करता है? बताइए, गरीबी का निर्धारण से है एनएसएसओ, मनीषा कुमारी जी, एनएसएसओ, सीएसओ। वाह। भारत में नीति आयोग टास्क फोर्स करता है। अच्छा, भारत में गरीबी का निर्धारण कौन करता है? ध्यान रखिएगा, भारत में गरीबी का निर्धारण एनएसएसओ करता था। ध्यान रखिएगा, करता था। अब कौन करता है? अब नीति आयोग करती है। एक बार देख चेक कीजिए, मैं सही बोल रहा हूं क्या? नीति आयोग करती है। करती है। कोई दिक्कत? सुमन कुमारी जी, नीति आयोग, अब नीति आयोग करता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सब जब हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे, तभी हो पाएगा। ठीक है ना? सर, तेंदुलकर समिति कब आया था? बहुत बढ़िया। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन रेज होते हैं। तेंदुलकर कमेटी कब आया था? बताइए, तेंदुलकर कमेटी कब आया था? कोई है महापुरुष जो हमें तेंदुलकर कमेटी के बारे में बता सके? 2004 में जितेंद्र कुमार गुप्ता जी। वाह, बहुत बढ़िया। 2005 में आया था ये। जितेंद्र जी, एक बार चेक कर ले, तेंदुलकर कमेटी कब आया था? जितेंद्र कुमार गुप्ता जी, हाँ, तेंदुलकर में 2005 में आया था और 2009 में रिपोर्ट किया था। और इसके हिसाब से अगर आपकी इनकम 33 रुपए है, 33 रुपीज है, ध्यान रखिएगा, अगर आपकी डेली की इनकम 33 रुपए है तो आप गरीब नहीं हैं। 2005 में नीलम जी, तो ठीक कर लीजिएगा, तेंदुलकर कमेटी 2005 में आया था। फर्स्ट रिपोर्ट जो था, फर्स्ट रिपोर्ट कब दिया गया? 2009 में। और 33 रुपए आपकी इनकम निर्धारित की गई थी। कितनी? 33। ठीक है, 33 रुपए इनकम निर्धारित की गई थी। सुमन कुमार जी, चलिए और कुछ गरीबी के बारे में जाने तो देख लेते हैं। देखिए, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैं थोड़ा सा इसमें देख लेता हूं। कोई टॉपिक अगर छूटेगा तो आपको एक एक चीज करवाया जाएगा। हाँ सर, कुछ नहीं छोड़ना है। बिल्कुल सर, आज हम लोग गरीबी को खत्म ही कर देंगे। गरीबी को खत्म नहीं करेंगे, गरीबी के चैप्टर को खत्म करेंगे। हाँ सर। सर, कुछ भी ऐसा पॉइंट लगे जो लगे कि हाँ ठीक है, तो वो करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, गरीबी को भारत में गरीबी उन्मूलन करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम आए थे बताइए? तो जो बेरोजगारी को दूर करने वाले कार्यक्रम थे ना, वही गरीबी को दूर करने वाले कार्यक्रम है, क्योंकि बेरोजगारी खत्म होगी तभी गरीबी खत्म होगी। आप लोगों से एक सवाल है, मनरेगा कब आया था? बताइए, तब तक मैं देख लेता हूं इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। मनरेगा कब आया था? मनरेगा कब आया था?
2005 में। कमाल है, आप लोग क्वेश्चन पूरा होने से पहले जवाब दे देते हो। डर लगता है कम से कम कहीं आप लोग मेरी सीट ना खा जाएं। 2005 बिल्कुल सही। बस पॉवर्टी के बारे में हम थोड़ा सा इतना जान ले बहुत है। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ रहा है, वो चीज हमें करना है। अच्छा, शायद आप लोगों को भी पता हो या मुझे लगता है कई लोगों को याद नहीं होगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, है ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजर कैसे किया जाता है? तो गरीबी रेखा से किया जाता है। सापेक्ष निर्धनता को मेजर करने के लिए क्या गिनी कोफिशिएंट यूज किया जाता है? ध्यान रखिएगा, गिनी कोफिशिएंट सापेक्ष निर्धनता के लिए और लॉरेंज कर्व। मनरेगा 2005, फिर मनरेगा नहीं, नरेगा 2005, मनरेगा 2009। ठीक है धनंजय जी, ठीक है ना। सापेक्ष निर्धनता को किससे नापा जाता है? बताइए, सापेक्ष निर्धनता को किससे मापा जाता है? सापेक्ष निर्धनता को गिनी कोफिशिएंट। सर कहां है ये? सापेक्ष निर्धनता को मापा जाता है किससे? गिनी गुणांक से। वेरी गुड मुकेश जी। मुकेश जी, ये पहले पता था या अभी पता चला है आपको सर्च करके? सापेक्ष निर्धनता गिनी गुणक से मापा जाता है। गिनी लॉरेंज कर्व गिनी गुणक से, गिनी गुणक से। गुणक से मापा जाता है, इसे बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट। और निरपेक्ष, मुकेश कुमार जी मेरे हस्बैंड मनरेगा में है। अच्छा, गिनी कोफिशिएंट पता था सर, क्या बात है मुकेश जी, ऐसे में तो कमाल कर जाएंगे आप। कहीं मुकेश जी का नाम पहले नंबर पे ना आ जाए। निरपेक्ष निर्धनता ये होगा लॉरेंज कर्व से। लॉरेंज कर्व। मुझे लगता है कि आप लोगों को ना भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अच्छा है, आप लोगों का बढ़िया है। आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा कर लेते हैं, व्यष्टि समष्टि में दिक्कत होती है आपको। चलिए, तो ये सारी चीजें हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी एमसीक्यू आएगा तो देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कैलोरी के हिसाब से ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये सब हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बढ़िए। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, दांडेकर रथ फॉर्मूला किससे संबंधित है? गरीबी से। वर्तमान समय में भारत की गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग। वाह सर, आपने तो दिया हुआ था यहाँ पे। हाँ सर, देखिए यहाँ पे है ना, नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। पहले कौन करता था? पहले करता था, पहले था सर, ढंग से लिखिए, पहले था एनएसएसओ। एनएसएसओ आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? गिनी कोफिशिएंट। ध्यान रखिएगा, गिनी गुणक के को कितने और कब विकसित किया गया? तो कोरोडे गिनी ने किया था। कब? 1912 में। लॉरेंज वक्र किसने और कब विकसित किया था? तो मैक्स लॉरेंज ने किया था 1905 में। निर्धनता के ध्यान रखिएगा, लॉरेंज कर्व जो है ये किसको मेजर करता है? निरपेक्ष निर्धनता के लिए है। निरपेक्ष यानी ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए है, और ये किसके लिए है? रिलेटिव पॉवर्टी के लिए। ये किसके लिए है? सापेक्ष निर्धनता के लिए। हाँ सर, आइए आगे बढ़ते हैं। निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत, वीडियो साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रोफेसर रैगर ने। रैगनर, ये ध्यान रखिएगा, नर्क, इस नर्क से कुछ ऐसे ही था इसका नाम, याद कीजिए। ये क्वेश्चन हमने आपने देखा होगा स्टेट वगैरह में, कहीं आपको याद आ रहा है स्टेट में? निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत किसका है? स्टेट में आया था सर। हाँ धनंजय आर्यन जी, निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत किससे है? तो ये याद कीजिए, ठीक है ना, प्रोफेसर रैगनर। चलिए सर, काश हमें ये पहले पढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, आप पास हो तो चुके हैं,
गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो छठी में, ध्यान रखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी का निर्धारण, गरीबी का नारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी की गहनता के माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचक, बहुआयामी गरीबी सूचक। सर आप अपने क्लास का पीडीएफ ग्रुप में दिया कीजिए, बिल्कुल ग्रुप में। अनामिका जी पेड बैच का ग्रुप है, उसमें तो मैंने डालता ही हूं, अभी लास्ट क्लास वाला भी डाला था। रुपेश राज 1980-85, बिल्कुल सही। बहुआयामी सूचकांक की गणना किसे इकाई माना जाता है? तो परिवार को। बहुआयामी मल्टीपल जो होता है ना। भारत में अधिकांश बेरोजगार किस श्रेणी के हैं? बताइए। भारत में अधिकांश बेरोजगार संरचनात्मक श्रेणी के हैं। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कब आया था? तो 1975 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया था? तो 1952 में। चलिए ये सब पढ़ना है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अधिकतम कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा गया? ध्यान रखिएगा, श्योरपुर मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भाई गरीबी को खत्म करना और वृद्धा पेंशन वगैरह के लिए है। इसे बोलते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। प्लीज मुझे भी ऐड कर दीजिए, नीलू जी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको लिंक भेज देंगे। सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जो हमारे पेड बैच के ग्रुप में नहीं है वो कृपया अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दे। सर 2415 फिर से बताइए। ओके 415 धनंजय जी। गरीबी का उन्मूलन नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया था? गरीबी उन्मूलन नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया था? गरीबी उन्मूलन नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया था? रामाकांत जी 5वीं। गरीबी उन्मूलन पहला था, 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं। पहला कृषि का था, दूसरा उद्योग का, पहला रिपेयर प्लान बोलते हैं उसको, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा कृषि, चौथा, हाँ 5वां ही होगा, 5वां ही है, पांचवा। इसको ठीक कर लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, 5वां। और कृषि का कौन सा है बता दीजिए, कृषि का कौन सा है? 5 में। और मानव पूंजी का कौन सा बताइए? तो मानव पूंजी संरचना किस मानव पूंजी? मानव पूंजी 7वीं या 8वीं? बस चलिए, क्या बात। अत्यधिक कुपोषण माल न्यूट्रिशन के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया, ये तो बता दिया मैंने, ठीक कर लीजिएगा, 5वीं होगा वो। नेक्स्ट ये आ गया, देखिए तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। क्या योजना आयोग के किस वर्ष को तेंदुलकर समिति बनाई गई थी? 2004 में बनाई गई थी, लेकिन आया कब? 2005 में। 2005 में, 5 में आया था, ठीक है ना, उसको ठीक कर देख लीजिएगा आप। तेंदुलकर समिति के भारत में गरीबी रेखा को मापने की जनसंख्या अनुमान का आकलन कितना था? 37% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से। गरीबी क्षमताओं का अभाव, यह कथन किसका है? ध्यान रखिएगा, गरीबी क्षमताओं का अभाव भी ये हमारे जो हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी का है, जिनका निधन 10 अक्टूबर को हो गया था बेचारे। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? देखिए सबसे आगे हैं हम, कुछ चीजों में तो आगे हैं, ठीक है ना, गरीबी में हम आगे हैं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक हम सरकारी नौकरी के लिए बैठे रहेंगे तब तक हम गरीब रहेंगे, ध्यान रखिए। आपको जहां अवसर मिल रहा है उसको फायदा उठाइए। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? सुरेश कुमार। अच्छा, ट्राइमेस, ये ट्रिसम बोलते हैं उसको। ट्रिसम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से। ट्रिसम ये भी आया था क्या स्टेट में? ट्रिसम TRISCM, ये स्टेट में आया था क्या? कहीं जाना जाना सा लग रहा है।
गरीबी ग्रामीण विकास में और ग्रामीण लघु कुटीर उद्योग विकास का भी था इसका। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट है सर। ओके, ग्रामीण विकास और एक ग्रामीण में उद्योगों का भी विकास था इसका, बीपीएससी में आया था। अच्छा बीपीएससी में आया था, हे भगवान सर आपको याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, बादाम खाएंगे कल से। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष 2014 संबंध में, ये मैंने बताया था, बच्चा और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से है इंद्रधनुष। बीपीएससी में आया, इसका फुल फॉर्म पूछा था सर। हाँ इसका फुल फॉर्म पूछा, बिल्कुल सही। इसका फुल फॉर्म याद कीजिए। ट्रिसिम का फुल फॉर्म क्या था बताइए? ट्रिसिम, TRISEM, SEM है, बताइए फटाफट। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसे बोलते हैं TRISEM, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर, किसके लिए? फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये पूछा है सर। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष बराबर पूछता है। इंद्रधनुष का किससे संबंध है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित। चलिए मनीषा कुमारी जी आइए आगे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? फिजिकल क्वालिटी, शिशु मृत्यु दर पर। ध्यान रखें, भौतिक गुणवत्ता तथा सर्वाधिक जो आकलन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता, फिजिकल क्वालिटी जो होती है, वो शिशु मृत्यु दर और साक्षरता पर। प्रथम स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? स्वास्थ्य नीति यानी हेल्थ पॉलिसी जो था, हेल्थ पॉलिसी, फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी, फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी कब आया था? 1900। ये सब नहीं पूछेगा, ये सब थोड़ा सा ना आउटडेटेड क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? बताए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10वीं नेशनल मिशन, बताइए इसका आंसर। क्या ये सही है? एक बार चेक कीजिए तो। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? राकेश जी 10वीं, सर 10th ही आएगा। चलिए 10th है, कोई दिक्कत यहां तक? 10वीं में आ रहा है सर, ठीक है। देखिए बाकी ये सारी जो चीजें हैं ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा सार्वभाविक, ये सब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। कल इंडियन इको के 3 चैप्टर, 3 क्यों, 4 ले लेते हैं, नहीं 3 ही लेते हैं। 3-4 चैप्टर और 4 चैप्टर का, 4 चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और ये क्लासेस जो एमसीक्यू क्लास होगी वो कल हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे। तो कल आप लोग यूट्यूब पे आराम से मिलेंगे। कितने बजे? तो हम मिलेंगे सर 10:30 मिलेंगे क्या? 11 बजे मिलते हैं, ठीक है ना? 11 बजे यूट्यूब पे मिलेंगे कल। और जितने भी कल आपके जो दोस्त होंगे उन सबको बोल दीजिएगा आराम से, 9th-10th वाले भी उनसे जुड़ सकते हैं। तो कल यूट्यूब पे मिलेंगे। कल यूट्यूब पे जो मिलेंगे वो कितने बजे मिलेंगे? 11 बजे, ठीक है ना? तो कल हम लोग यूट्यूब पे मिलेंगे 11 बजे। इंडियन इकोनॉमी के स्टार्ट के 4 चैप्टर। जी सर, परिधि प्रजापति जी बिल्कुल सही। इंडियन इकोनॉमी स्टार्टिंग के 4 चैप्टर सर यूट्यूब में कल सर हम लोग भाग नहीं ले पाएंगे, तो आप ऐप में डाल दीजिएगा। मनोज कुमार जी आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सविता STET, ओके सर, ठीक है। तो कल हम लोग 11 बजे मिलते हैं यूट्यूब पे, ठीक है? चलिए धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना हो
तो ये मेरी YouTube पे लास्ट वीडियो होगी जो कंसेप्चुअल होगी। इसके बाद मैं MCQ के अलावा YouTube पे कुछ नहीं डालूंगा। जिसको पढ़ना है आइए अपना बैच में, पेड बैच में आइए, ठीक है। चलिए YouTube वाले धन्यवाद। बाकी आप लोगों को कोई कुछ पूछना हो तो बताइए।